Hello and welcome back to Polity series for UPSC. Today's topic is Introduction to Constitution, its meaning and significances. UPSC mains UPSC mains में General Studies paper 2 mostly talk about Indian Constitution and Indian polity. So first question is, what is Constitution? Let's start. Constitution is body of laws, but here's a conflict. Not all the laws are found in the Constitution. There are some laws which are found outside the Constitution also. Examples: Right to Information Act, Consumer Dispute Act, NHRC एंड एक्सेट्रा. अब इनको क्या कहते हैं? इनके लिए एक स्पेसिफिक टर्म ड्राइव की गई है, दैट इज स्टैट्यूटरी लॉज. अब स्टैट्यूटरी लॉज क्या होते हैं एंड इनका कॉन्स्टिट्यूशन लॉज के साथ क्या रिलेशन है? लॉज मेड बाय Parliament and state legislature are known as statutory laws, and these laws are found outside the Constitution. And constitutional laws are those laws which found inside the Constitution. इनके बीच का डिफरेंस ये है, कॉन्स्टिट्यूशन लॉज को अमेंड करना अ बिट डिफिकल्ट एंड जो स्टैट्यूटरी लॉज हैं उनको अमेंड करना इज इजी, यू कैन से. लाइक हम कॉन्स्टिट्यूशन लॉज को हम स्पेशल मेजोरिटी से अमेंड कर सकते हैं और स्टैट्यूटरी लॉज को हम सिंपल मेजोरिटी से अमेंड कर सकते हैं. स्पेशल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, इन सब मेजोरिटीज के बारे में आपको फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में मैं बताऊंगी. नाउ द क्वेश्चन इज, Parliament is a creation of the Constitution and hence cannot make the laws which violate the Constitution. Parliament खुद Constitution ने Parliament को बनाया है, State Legislature को बनाया है, तो ये ऐसे laws बिल्कुल नहीं बना सकते जो कि Constitution को violate करे. Constitution क्या है? Constitution is the law of the laws. So Parliament and State Legislature cannot make any law which violate the Constitution itself. ठीक है. सो हम फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन कर लेते हैं. ये डेफिनेशन आप लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में, अपने नोट्स में, एंड अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो. सो फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन इज फंडामेंटल लॉ अकॉर्डिंग टू विच अ स्टेट इज टू बी गवर्न्ड. कॉन्स्टिट्यूशन हमें लॉज देता है जिसके अकॉर्डिंग हम अपने स्टेट को गवर्न करते हैं. हमारे स्टेट का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है पॉलिटिक, वो हमें कौन बताता है? कॉन्स्टिट्यूशन. हमारे स्टेट का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? हमारे पास एक जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, हमारे पास फेडरल सिस्टम है, सेपरेशन ऑफ पावर्स है. ये सब हमें कॉन्स्टिट्यूशन से पता चलता है. ओके, आगे चलते हैं. नाउ अब बात आती है कॉन्स्टिट्यूशन लॉज के बारे में. हमने पढ़ लिया है, स्टैट्यूटरी लॉज हमें पता है, दोनों के बीच का डिफरेंस हमें पता है. थिंग इज, कॉन्स्टिट्यूशन लॉज के अंदर क्या सिर्फ जो एक डॉक्यूमेंट है उसके अंदर लॉज लिखे हुए वही आते हैं या कुछ और भी आता है? सो द थिंग इज, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एक बहुत वाइडर टर्म है. वाइडर टर्म है, इसके अंदर अमेंडमेंट्स भी इंक्लूड होती हैं. इसके अंदर इंटरप्रिटेशंस भी आती हैं सुप्रीम कोर्ट की, कन्वेंशंस भी आती हैं. अब बात आती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे केसेस जाते हैं जिनके बारे में जो लॉज हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो बहुत एम्बिग्विटी शो करते हैं. मतलब नहीं ढंग से पता चलता है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, लॉज से क्या मतलब है लॉज का. तो सुप्रीम कोर्ट उस केस में क्या करता है? कुछ इंटरप्रेट करता है उन लॉज को, वो अपने तरीके से इंटरप्रिटेट करता है. तो वो जो इंटरप्रिटेशन देता है वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का पार्ट बन जाती है. नाउ अमेंडमेंट्स, पार्लियामेंट जो भी अमेंडमेंट करती है वो ऑफ कोर्स कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज में कर रही है तो वो भी उसका पार्ट बन जाती है. अब बात आती है कन्वेंशंस की. कन्वेंशंस क्या होती हैं? कन्वेंशंस आर कस्टमरी वे ऑफ डूइंग थिंग्स. पुराने टाइम से कुछ चीजें जो हम करते आ रहे हैं, ऑफ कोर्स लीगल होनी चाहिए, वो नॉट इलीगल, तो उनको कहते हैं कन्वेंशंस. ये कोडिफाइड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है, ये कहीं लिखी नहीं हुई है, इसलिए इनको कन्वेंशंस कहते हैं. राइट. अब एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ. लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी इज इनवाइटेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट नॉट कोडिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट फॉलोड ड्यू टू इट्स बीइंग अ कन्वेंशन.
पार्लियामेंट के अंदर जब इलेक्शंस होते हैं, हमारे एमपीज आते हैं, तो कोई भी जो भी पार्टी मेजोरिटी में होती है, हम उसके लीडर को इनवाइट करते हैं टू फॉर्म द गवर्नमेंट। वो हमारा प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव बन जाता है। सेम इट गोज विद स्टेट लेजिस्लेचर। वहां पे जब इलेक्शंस होते हैं, एमएलएज आते हैं, उनमें जो मेजोरिटी पार्टी होती है उसके लीडर को हम बुलाते हैं, उसको हम चीफ मिनिस्टर बना देते हैं। सो ये कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोडिफाइड नहीं है। इट इज अ कन्वेंशन विच इज फॉलोड। सो नाउ नेक्स्ट थिंग इज सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के सिग्निफिकेंस की। वेट, मैं आपको एक बात बताना भूल गई हूं कन्वेंशंस के बारे में। ब्रिटेन में अनरिटन लॉ है ब्रिटेन का। जो ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज नॉट रिटन, राइट, इट्स अनरिटन। तो वहां पे कैसे चलता है ब्रिटेन, कैसे चलता है? तो ब्रिटेन की जो मोस्टली पॉलिटी है वो कन्वेंशंस के ऊपर ही चलती है। ब्रिटेन के पास, उनके लोगों, सिटीजन्स के पास फंडामेंटल राइट्स नहीं है, बट उनके पास कस्टमरी राइट्स है। तो वहां के जो सिटीजन्स हैं, उनका सोर्स ऑफ राइट है कस्टमरी राइट्स, नॉट फंडामेंटल राइट्स। बातें हैं हम सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे। सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बताता है इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये क्यों है, कैसे है, और ये हमें क्या क्या इसकी प्रोवाइड कर सकता है। सो द फर्स्ट थिंग इज व्हेन व्हाट अ बर्थ सर्टिफिकेट इज टू अ चाइल्ड, द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू द नेशन। इसका क्या मतलब है? व्हेन अ चाइल्ड टेक बर्थ, तो सबसे पहला काम होता है उसके लिए बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, जिसमें उसका नाम, उसके बर्थ का टाइम, नॉट एज, टाइम वगैरह सब लिखा होता है। तो ऐसे ही जब कोई नेशन फर्स्ट टाइम बना है या नेशन को इंडिपेंडेंस मिली है, जैसे इंडिया को मिली थी, तो उस टाइम पे वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं सबसे पहली चीज, ताकि वो जो आने वाले टाइम है, फ्यूचर है, उसमें अपनी पॉलिटी को गवर्न कर सके, अपने स्टेट को गवर्न कर सके। जो नया स्टेट बना है एकदम से, जिसको इंडिपेंडेंस मिली है, एंड आप कह सकते हैं कि उसके अंदर, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो डेट, टाइम वगैरह भी लिखते हैं, राइट। नाउ द थिंग इज डिटेल्स द रिलेशनशिप बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के रिलेशनशिप के बारे में भी लिखा हुआ है। लाइक ये तीनों इंडिपेंडेंटली काम करेंगे या इनके बीच में चेक्स एंड बैलेंसेस है। तो हमें पता है कि इनके बीच में चेक्स एंड बैलेंसेस है। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चेक्स एंड बैलेंसेस पे काम करता है। इट्स नॉट सेपरेशन ऑफ पावर कंप्लीटली, नॉट इन रिजिड फॉर्म। रिजिड फॉर्म में नहीं काम करता ये सेपरेशन ऑफ पावर हमारा, ये हमारा चेक्स एंड बैलेंसेस पे काम करता है। अब ये बताता है रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड सिटीजन्स ऑल्सो। स्टेट एंड सिटीजन्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है? हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, स्टेट उनको वायलेट नहीं कर सकता। वायलेट कर सकता है तो किस लिमिट तक? क्या स्टेट की पावर्स अनलिमिटेड है उस वे में या नहीं है? ये सब कुछ हमें कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। Now, the next thing is constitutionalism. कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है? बहुत छोटी सी चीज बताती हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हेट्स एब्सोल्यूट गवर्नमेंट। फाइन। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हेट्स एब्सोल्यूट गवर्नमेंट। इसका क्या मतलब है? एब्सोल्यूट गवर्नमेंट का मतलब है गवर्नमेंट की किसी भी एंटिटी के पास सारी पावर्स होना, या गवर्नमेंट की पावर्स को लिमिट नहीं करना। वो कुछ भी कर सकती है, वो हमसे कोई भी फंडामेंटल राइट छीन सकती है, हमारा सिटीजन के साथ कुछ कर सकती है। डेमोक्रेसी नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, कुछ नहीं है। इट इज एब्सोल्यूट गवर्नमेंट विच इज नॉट लिमिटेड। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पार्लियामेंट के पास अमेंडमेंट की पावर है, आप मान लो अनलिमिटेड। वो कॉन्स्टिट्यूशन को किसी भी हद तक, किसी भी लिमिट तक वो अमेंड कर सकती है। दिस इज एब्सोल्यूटिज्म, बट ऐसा है नहीं ऑफकोर्स हमारे पास। सो constitutionalism is set of ideas that is based on the principle that the power of the government are not absolute and are limited by a body of laws or a supreme law called constitution. So हमारी गवर्नमेंट को जो लिमिट कर सकती है वो एक ही चीज है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे हमारे कंपोनेंट्स आते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन को मेंटेन करने के लिए हमारी हेल्प करते हैं। उसमें सबसे पहला है रूल ऑफ लॉ।
रूल ऑफ लॉ किसने दिया? रूल ऑफ लॉ डाइसी ने दिया, और रूल ऑफ लॉ हमारे ब्रिटिश का आप कह सकते हैं ट्रेडिशन है, ये ब्रिटिश का कंसेप्ट है, राइट। अभी हमारी इंडिया में कहाँ कहाँ पे है, कैसे है, छोटी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले है रूल ऑफ लॉ का क्या मतलब है। रूल ऑफ लॉ का मतलब है रूल बाय लॉ, सिंपल एकदम, रूल ऑफ लॉ, रूल बाय लॉ। तो इसमें फर्स्ट कंपोनेंट है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। सुप्रीमेसी ऑफ लॉ का क्या मतलब है? कंट्री रूल नॉट अकॉर्डिंग टू विम्स एंड फैंसीज ऑफ द रूलर बट बाय द लॉ एंड रूलर इज ऑल्सो सब्जेक्टेड टू द लॉ। इसमें हम कहते हैं कि जो भी कंट्री है वो अपनी मर्जी से, जो उसका किंग है, क्वीन है या फिर प्रेसिडेंट है, वो उसको रूल नहीं करेगा। सब कुछ रूल होगा लॉ से। जो रूलर है वो भी लॉ से सब्जेक्टेड है हमारा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट कहता है यू मे एवर बी सो हाई बट लॉ इज अबव यू। इसका क्या मतलब है? आप किंग हो, प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, क्वीन हो, कुछ भी हो, लॉ हमेशा आपसे ऊपर होगा। लॉ इज द किंग ऑफ किंग्स, लेक्स इज रेक्स। लेक्स इज रेक्स का मतलब है लॉ इज द किंग। अब आते हैं हम सेकंड कंपोनेंट पे रूल ऑफ लॉ के, इट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये थोड़ा सा इसके अंदर प्रॉब्लम आएगी, कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे बहुत सारे, उसके बारे में बात करते हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ का क्या मतलब है? पहली चीज, कोई भी क्राइम कर रहा है, चाहे वो प्रेसिडेंट है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट के ऊपर जो है वो एक है, कुछ इसके अंदर एक्सेप्शन दिया हुआ है, उसको छोड़ के बात करते हैं। कोई भी बात कर रहा है, कोई राजा है, कोई महाराजा है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई एजुकेटेड है, कोई अनएजुकेटेड है, कोई भी है, कोई अगर एक ही क्राइम कर रहा है, सब सेम क्राइम कर रहे हैं, तो सबको पनिशमेंट भी सेम मिलेगी। किसी को ऐसा नहीं है कि कोई अंबानी है तो वो कुछ अलग, वो एक क्राइम कर रहा है तो उसको पनिशमेंट बहुत कम मिलेगी, और हम सेम क्राइम कर रहे हैं तो नॉर्मल सिटीजन, ऑर्डिनरी सिटीजन को सेम क्राइम कर रहे हैं तो हमें पनिशमेंट बहुत ज्यादा मिलेगी। सब कुछ नहीं है, सेम पनिशमेंट होगी, ठीक है। अब आते हैं, ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी आर इक्वली सब्जेक्टेड टू द लॉ ऑफ द लैंड। इसका यही मतलब है, सारे सेक्शन सोसाइटी के, अमीर, गरीब, कास्ट, क्लास, सारे सेक्शंस जो भी इसमें डिविजन है हमारे इंडिया में, सब एक ही लॉ से सब्जेक्टेड है, भी सेम तरीके से। अब बात करते हैं, हमारे पास ना कुछ एफर्मेटिव एक्शंस हैं, डिस्क्रिमिनेशंस हैं जो इसको वायलेट करती है। जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है ना, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, वुमेन एंड चिल्ड्रंस ऑल्सो, इनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं। तो इनके लिए स्पेशल प्रोविजंस हैं, जैसे कि हम रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं, राइट। बट अब बात आती है कि क्या ये इसको वायलेट कर रहा है इक्वालिटी बिफोर लॉ के, क्योंकि ये इनको कुछ प्रिविलेज दे रहा है, ये इनको स्पेशल तरीके से ट्रीट कर रहा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। बट ऐसा नहीं है। अगर हम इसके दूसरी तरफ जाके देखते हैं तो हम ये समझेंगे कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, वुमेन, चिल्ड्रंस, दे आर पहले से ये सोशली बैकवर्ड है। क्या है? सोशली बैकवर्ड। अब ये होने की वजह से इनको इनइक्वालिटी के थ्रू इक्वल किया जाता है। इनको कुछ स्पेशल प्रोविजंस देके, इनको थोड़े से प्रिविलेजेस देके इक्वालिटी एस्टैब्लिश की जाती है। तो इसको कहते हैं इक्वालिटी इस्टेब्लिश विद द हेल्प ऑफ इनइक्वालिटी। इसमें आपको एक एग्जांपल देती हूं मैं, आपको इसमें रेस का। एक एलिफेंट एंड चीता, इनकी रेस हो रही है। अब इनकी रेस में क्या होगा कि हमारे पास जब इनकी रेस होगी तो चीता तो ऑलरेडी प्रिविलेज है, उसकी तो स्पीड बहुत ज्यादा होती है। तो एलिफेंट और चीता की पहली बात तो जब रेस हो रही है तो ये तो खुद ही एक इनइक्वालिटी है, नेचुरली इनइक्वालिटी है ये। सो हम इसको इक्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ऐसा कर सकते हैं कि हम एलिफेंट को 50 मीटर अहेड खड़ा करें चीता से। सो एक तरीके से ये इनइक्वालिटी है, बट इन अदर सेंस इट इज they are doing this to establish equality. Okay, the next is exceptions की बात कर लेते हैं। अब exceptions में क्या है ना, आर्टिकल 361 हमारा पहला एक्सेप्शन है। इसमें क्या होता है, लीगल इक्वालिटी के ऊपर इन्होंने एक्सेप्शन दिया हुआ है।
आर्टिकल 361 कहता है इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट एंड गवर्नर आर इन ऑफिस, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कैन बी स्टार्टेड अगेंस्ट देम एंड नो सिविल डिस्प्यूट कैन बी अंडरटेकन अनलेस 2 months नोटिस। ठीक है, अब ये क्या कहता है ना कि जब हमारे प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ऑफिस में हैं तो उनके अगेंस्ट नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग, कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग उनके अगेंस्ट नहीं हो सकती। अब इससे हम क्या समझेंगे कि उनके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती। इसमें क्या है ना कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं और गवर्नर है वो इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करते हैं कि हम इनको जाके एकदम से ये नहीं कह सकते हैं कि चलो आपको हम अरेस्ट कर रहे हैं या आपके अगेंस्ट हमने ये प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी है। प्रोसीडिंग होती है बट उसके लिए टाइम लगता है, पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन आता है, उनको शायद इम्पीच किया जाता है या फिर रिमूव किया जाता है, उसके बाद इनके अगेंस्ट प्रोसीडिंग हो सकती है। अब आते हमारे सिविल डिस्प्यूट के बारे में। सिविल डिस्प्यूट में क्या होता है, हम इनको जाके इनकी कोई लैंड डिस्प्यूट चल रहा है तो हम इनको उठा के नहीं ला सकते हैं जेल में। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पोजिशन होल्ड करते हैं लोग। तो हम क्या करते हैं, इनको 2 महीने का नोटिस देते हैं। सिविल डिस्प्यूट्स में हम इनको 2 महीने का नोटिस देते हैं। दो मंथ्स का नोटिस देते हैं इनको हम सिविल डिस्प्यूट्स में। उसके बाद ही हम कोई प्रोसीडिंग इनके अगेंस्ट स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं एजी नुरानी क्या कहते हैं। इट सेज mindless borrowing from the west based on the British practice where the courts cannot prosecute the ruler। इससे क्या मतलब है, ब्रिटेन में ना क्वीन और किंग को जो कोर्ट है वो प्रोसिक्यूट नहीं कर सकता, बट देयर इज अ कैच। इन ब्रिटेन द कोर्ट्स आर द क्रिएशन ऑफ द क्वीन और क्राउन इटसेल्फ, हैंस दे कैन नॉट प्रोसिक्यूट देम। ये तो नॉर्मल सी चीज है। लेकिन हमारे इंडिया में क्या होता है कि प्रेसिडेंट एंड गवर्नर और जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस हैं सब हमारी किसने बनाई हैं, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाई है। तो प्रेसिडेंट एंड कोर्ट्स बोथ आर मेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहां पे तो ये प्रोविजन बिल्कुल वेग हो जाएगा। तो एक और आता है हमारे पास, इसमें क्या होता है सेक्शन, इसका एक और एक्सेप्शन है, सेक्शन 499 ऑफ इंडियन पीनल कोड आईपीसी। इसमें क्या होता है, ये है डिफेमेशन के बारे में। इसके अंदर एक्सेप्शन है एमपीस को। ये लोग पार्लियामेंट्री फ्लोर पे बोल सकते हैं कुछ भी नॉट अब्यूज नहीं कर सकते हैं, बट ये जब वहां पे कुछ भी बात चल रही है, जब ये वहां पे बात कर रहे हैं या डिबेट चल रही है तो इनको वहां से इस वाले सेक्शन 499 से ऑफ आईपीसी से इनको एग्जाम्प्ट किया जाता है। इनको इसके अलावा इनको एक्सेप्शन मिलती है इसमें। सो थैंक यू, खत्म करते हैं ये इस टॉपिक को। एक क्वेश्चन मैंने इसमें डाला हुआ है, मैं आपको अभी कराती हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि ये टॉपिक पॉलिटी स्टार्ट करने से पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। छोटी छोटी टर्म्स हैं जो कि थोड़ी इंपॉर्टेंट हैं, बट ये टॉपिक आपको लक्ष्मीकांत में नहीं मिलेगा। तो आप इसको अगर पढ़ना चाहते हैं तो आई सजेस्ट आप इंटरनेट से कर लीजिए और यूपीएससी कीवर्ड डाल दीजिएगा। उसमें लास्ट में जो भी अच्छी वेबसाइट्स आती है, इनसाइट आईएएस, दिष्टि आईएएस, उनमें से कहीं से पढ़ सकते हैं। ऑल्सो मैंने टेलीग्राम चैनल क्रिएट किया है डिस्कशन के लिए एंड डाउट्स के लिए, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां पे कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड या किसी भी पॉलिटी से किसी भी चीज से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं, डिस्कस भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा सेपरेशन ऑफ पावर्स के ऊपर। एक लास्ट क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। इसमें आपको जो भी नहीं समझ आया, आई विल बी वेटिंग फॉर द कमेंट्स, मैं उसमें रिप्लाई करूंगी, आप प्लीज वहां पे पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज वन फर्स्ट प्लेसेस इफेक्टिव रिस्ट्रिक्शन ऑन इंडिविजुअल लिबर्टी इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट अथॉरिटी। ये कहता है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जो इंडिविजुअल की लिबर्टी पे, लिबर्टी से हम फंडामेंटल राइट्स वगैरह पे भी जा सकते हैं, उसको लिमिट करता है
इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट अथॉरिटी, यानी कि स्टेट की अथॉरिटी को बनाए रखने के लिए उसके इंटरेस्ट में भी इंडिविजुअल लिबर्टी को रिस्ट्रिक्ट कर देता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज इट प्लेस इफेक्टिव रिस्ट्रिक्शन ऑन अथॉरिटी ऑफ द स्टेट इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी। इसमें क्या कहता है, उसका बिल्कुल अपोजिट, कि ये क्या करता है, रिस्ट्रिक्शन लगाता है स्टेट के अथॉरिटी पे, यानी कि स्टेट क्या करे, स्टेट अपनी एब्सोल्यूट ना हो पाए, वो अनलिमिटेड पावर ना हो उसके पास, तो ये उसको लिमिट करता है इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी। अब क्या होगा, मैंने आपको बताया कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या करता है, इट हेट्स एब्सोल्यूटिज्म, और यू कैन से लिमिटेड गवर्नमेंट इसको पसंद है, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है प्लेस इफेक्टिव रिस्ट्रिक्शन ऑन इंडिविजुअल लिबर्टी, ये तो स्टेट अथॉरिटी को के इंटरेस्ट में इंडिविजुअल की लिबर्टी पे रिस्ट्रिक्शन डाल रहे हैं, यानी कि स्टेट को ये बहुत ज्यादा अथॉरिटी दे रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अब बात आती है बी पे, प्लेस इफेक्टिव रिस्ट्रिक्शन ऑन अथॉरिटी ऑफ स्टेट इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी। इसमें ये स्टेट के अथॉरिटी पे रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं इंडिविजुअल की लिबर्टी के लिए, इंडिविजुअल के राइट्स के लिए, उनको ज्यादा फेवर कर रहे हैं। सो द आंसर इज बी ओनली। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा सेपरेशन ऑफ पावर। आप उसको लक्ष्मीकांत से भी पढ़ सकते हैं, जहां से भी आपको ठीक लगे, इंटरनेट से भी पढ़ सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं और उसके बाद डाउट्स मुझसे पूछ सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड। लास्टली, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।